अच्छा, हमारा आज का जो लेक्चर है वो और फिटिंग जनरलाइजेशन और क्रॉस वैलिडेशन से मुताल्लिक है। पहले हम पढ़ेंगे ओवर फिटिंग वर्सेस जनरलाइजेशन। ये आपके सामने एक डेटा है जो कि डिस्प्लेड है। डेटा ये आपने काफी देखा भी है इस तरह के डेटे को। आपने इसमें मुख्तलिफ मॉडल्स, लीनियर मॉडल, फिर nth ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, वन ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इस तरह की इक्वेशन आपने डिराइव की है ताकि इस डेटा को के लिए आप एक मॉडल बना सकें। तो इसके लिए कौन सा मॉडल ज्यादा बेहतर होगा? जीरो ऑर्डर बेहतर होगा, सेकेंड ऑर्डर बेहतर होगा, थर्ड ऑर्डर बेहतर होगा, नाइन्थ ऑर्डर बेहतर होगा? जैसे ही ऑर्डर बनाते जाएंगे तो वो डॉट्स के ज्यादा करीब होता जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी मॉडल की। जैसे जीरो ऑर्डर मॉडल हो तो जस्ट वो एक लाइन होगी फ्रॉम वन टू वन ऑफ एक्स, लेकिन जैसे ही आप ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे तो वो डॉट को टच करता रहेगा। तो जीरो ऑर्डर फॉर एग्जांपल ये जीरो ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे तो वो डेटा को कवर करने के लिए वो मॉडल ज्यादा उसके करीब होता होगा। तो इस मॉडल के लिए हम क्या समझते हैं कि कौन सा ऑर्डर पॉलिनोमियल इसके लिए बेस्ट होगा? ओके, सो of which order polynomial will be best for the data? जब आपके पास the model which has the least error as much as possible, जैसे हमने एरर फाइंड किया था, किसी मॉडल का एरर है या कॉस्ट फंक्शन है वो मिनिमम है, तो वो मॉडल हम चूज करते थे। लेकिन अब इस केस में हमारे पास डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो जीरो ऑर्डर को जब हम देखते हैं तो जीरो ऑर्डर मॉडल ये है जब हम ये डिराइव करते हैं। जैसे हम उसका ऑर्डर बढ़ाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल रिग्रेशन प्रॉब्लम, तो वो कुछ डॉट कवर कर लेता है और हम उसको परखते हैं या जांचते हैं उसके एरर फंक्शन पे। लेकिन क्या ये हर सही है? हर दफा कि जो मॉडल आप बना रहे हैं और उसका एरर फंक्शन भी बेस्ट है, तो क्या वो आ, वो सिस्टम है, क्या वो बेस्ट सिस्टम है? ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर हमने ढूंढना है। तो जैसे इन दो मॉडलों में अगर हम देखें तो जीरो ऑर्डर की जो लाइन है वो इन डॉट्स को नहीं कवर कर पा रहा। जैसे ये डॉट हो गए और ये डॉट हो गए, बनिस्बत इसके ये डॉट इसके करीब ज्यादा है, तो ये वाला मॉडल हम समझते हैं कि ज्यादा बेटर है बनिस्बत जीरो ऑर्डर के। हाउ अबाउट दिस वन? अगर हम ऑर्डर को बढ़ाते जाएं, नाइन्थ ऑर्डर में पड़ जाए x टू द पावर 9, तो ये हर डॉट को कवर कर लेता है, लेकिन क्या ये बेस्ट है? दिस मे बी द बेस्ट बिकॉज द एरर इज जीरो। जब हर ऑर्डर डॉट को और पॉइंट को इसने कवर कर लिया तो आपका एरर फंक्शन जीरो आ रहा है ऑलमोस्ट। तो क्या ये बेस्ट है? हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? डू यू अग्री विद दिस? क्वेश्चन है। अगर एरर फंक्शन जीरो हो गया जैसे इस डेटा में है, तो क्या ये मॉडल अच्छा है या बेस्ट है, बहुत अच्छा है? नहीं सर, बट हमने सिर्फ एरर को नहीं देखना, हमने मॉडल को जनरलाइज करना है। जनरलाइज का मतलब ये है कि जो आपके पास डेटा है वो अगर उस पर 100% रिजल्ट दे रहा है, लेकिन क्या वो मॉडल अगर हम उसको एक और डेटा दे दें कुछ अरसे बाद या उसी वक्त जो कि उस मॉडल ने देखा नहीं होता, तो क्या वो उस पर वो रिजल्ट सही दे रहे या नहीं दे रहे? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपका सिस्टम जो आप बना रहे वो एक जनरल वैल्यू पे उसका रिस्पॉन्स क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, मशीन लर्निंग का पर्पस क्या है? मशीन लर्निंग, व्हाई वी यूज मशीन लर्निंग, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ मशीन लर्निंग? Learning the given data as exactly as possible, or predict the unknown data as exactly as possible based on the given data. Which one is true? Second one. Second one is true. हमारा मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो डेटा अभी उसको नहीं दिखाया गया वो उस पर कैसे रिजल्ट दे रहा है, न कि वो डेटा हम देखे जो आपने उसको दिया हुआ है। ये मशीन लर्निंग तो नहीं हुई, ये तो जस्ट आपने एक चीज बना ली, बस वो सारे वो आपको उसी रिजल्ट दे रहा है, लेकिन अगर वो डेटा उसको दिखाया ना गया हो, कोई डेटा उस पर वो बहुत ही बुरे रिजल्ट दे रहा हो, तो वो तो आपके फायदे की चीज नहीं हुई। आपने चीजें ऑटोमेट करनी है, जो डेटा आपने दिखाया नहीं है वो उस डेटे पे आपको अच्छे रिजल्ट दे, तो ये ऑटोमेशन हो गई। न कि ये जो आपने जो आपके पास फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स का डेटा है, 1000 पॉइंट्स का डेटा, उस पर आपने रिजल्ट निकाल लिए और ओके मैंने 100% एक्यूरेसी अचीव कर ली। बट अगर किसी ने 50 और डेटा कहीं से लेके उस पर चेक कर दिया और उसकी एक्यूरेसी 10% हुई, तो आपके सिस्टम का क्या फायदा? तो जो अनसीन डेटा होता है, प्रिडिक्ट द अननोन डेटा, जो आपका अननोन डेटा हो उस पर उसके क्या रिजल्ट है, एज एग्जैक्टली एज पॉसिबल बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर की इक्वेशन है, जिसमें आपके पास 0th ऑर्डर है, 1 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है एंड 9 ऑर्डर है। ऑर्डर से क्या मुराद है? ऑर्डर से मुराद ये है, जब 0th ऑर्डर की बात होती है तो W0 प्लस W1x प्लस WX², अगर इस तरह का मॉडल हो, x की वैल्यू सारी हटा दे, सिर्फ W0 रह गया, तो इसका मतलब है कि 0 ऑर्डर। जब आपने W0 के साथ W1x लगा लिया, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर। जब आपने इसके साथ लगा लिया प्लस x1², तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया। एंड देन जब आपने x³ कर दिया तो थर्ड ऑर्डर, एंड कॉमा डॉट 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 x⁻9 कर दिया, तो आपका इक्वेशन का ऑर्डर 9 हो गया। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मशीन लर्निंग? जैसे हमने पहले पढ़ा कि मशीन लर्निंग का पर्पस है कि अननोन डेटा को लर्न करना। तो इस जो हमारे पास ग्राफ नजर आ रहे हैं, इसमें कौन सा बेस्ट है? जैसे हम ऑर्डर इंक्रीज करते जा रहे हैं, कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे ही कम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो रही है, तो हमारे पास मॉडल जो है वो डेटा को एग्जैक्ट तौर पे लर्न करता है, कि जितने भी डेटा आपने दिया है वो हर डेटा की प्रॉपर्टीज को देख के उसको लर्न कर रहा है, फीचर्स को देख के। लेकिन जो प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी है, क्या वो भी बढ़ रही है? एक तो डेटा लर्निंग है, एक प्रिडिक्शन है। आपने दोनों को देना है, डेटा को लर्न करना और प्रिडिक्शन को, आपने दोनों को तराजू के दोनों पलड़ों में डालना है कि वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं। प्रिडिक्शन कितनी उसकी ठीक हो गई, ये आपने देखना है। तो आपके ख्याल में कौन सा बेस्ट होगा? कौन सा ऑर्डर आपको ज्यादा बेस्ट हो सकता है? ये हम अभी नहीं कह सकते। m = 9 एग्जैक्ट डेटा दे रहा है, तो आपके ख्याल में ये बेस्ट है? अच्छा, सारे पॉइंट्स को अगर हम m = 9 ऑर्डर देके, तो वो आपको डेटा 100% लर्न करके दे रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हमने प्रेडिक्शन को देखनी है। जब हम इसको अननोन डेटा देंगे, क्या ये वाला मॉडल भी आपको इतनी एक्यूरेसी दे रहा होगा? जब तक आप इस मॉडल पे अनसीन डेटा चेक नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये वाला मॉडल सही है या ये वाला मॉडल ज्यादा बेहतर है। गिवन डेटा पे आपने अपने एजम्पशन या अपना कंक्लूजन नहीं निकालना, बल्कि अनसीन डेटा पे आपने कंक्लूजन निकालना है। ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके गिवन डेटा जो आप बता रहे हैं
वो उस पर आपके 100% रिजल्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आपका सिस्टम 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। आपने अनसीन डेटा पे उसको चेक करना है, और ताकि वो आपको प्रिडिक्शन वो आपकी कितनी सही कर लेता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप मुख्तलिफ अप्रोचेस यूज कर सकते हैं कि अगर हमें टेम्प ऑर्डर चेक करूँ 1, 0, 3 एंड 9 और उस पर रिजल्ट चेक करूँ, एंड देन आप पैरामीटर को चेंज करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल पैरामीटर होते हैं फंक्शन में, जिस तरह ग्रेडियंट डिसेंट में हमारे पास एटा की या लर्निंग रेट का पैरामीटर था, इस तरह पैरामीटर हमारे पास हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल हम चूज कर सकते हैं बेस्ट मॉडल का के लिए। अच्छा, जब हम इवैल्यूएशन करते हैं अपने मॉडल की, तो हम अपने सेट को, जो हमारे पास डेटा सेट है, उसको हम जो है 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ट्रेनिंग सेट को और एक जो है टेस्टिंग सेट को। तो जब वो टेस्टिंग सेट होता है, वो आपने अपने मॉडल को नहीं दिखाना ड्यूरिंग ट्रेनिंग। सिर्फ आपने ट्रेनिंग डेटा सेट पे उसको ट्रेन करना है। जब आपका मॉडल पूरा ट्रेन हो जाए, तब आपने टेस्ट डेटा पे उसको चेक करना है कि क्या इसने जो डेटा लर्न किया है, जो फीचर लर्न किए हैं, क्या वो अनसीन डेटा भी उतनी एक्यूरेसी आ रही है या नहीं आ रही। तो इसलिए हम डेटा को जितना भी, क्योंकि अनसीन डेटा कैसे आएगा, जब हमारे पास एक डेटा सेट है तो हमने अनसीन पे चेक करना है। तो उसके लिए तरीका ये है कि अपने डेटा सेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। वो जो एक पार्ट है उसको आप साइड पे कर ले, जो एक पार्ट है उसको आप उस पर ट्रेनिंग कर दें। एंड जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाए, तब ये अनसीन डेटा, वो उसके लिए अनसीन डेटा होगा, तो आपने उस पर चेक करना है। और क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू भी हम, क्रॉस वैलिडेशन को हम पढ़ेंगे कि क्रॉस वैलिडेशन क्या चीज है, वो उसका क्या कमाल है। जी सर, एक टेस्टिंग डेटा जो वो अनसीन डेटा होता है, जो हम मॉडल को शो नहीं करते, तो वैलिडेशन डेटा क्या? अच्छा, इसको फिर हम डेटा को 3 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। वैलिडेशन टेस्ट आपका थर्ड होता है कि आपने एक और डेटा पे उसको चेक किया है कि क्या उस पे वो सही वैलिडेट कर रहे हैं मेरे रिजल्ट को। जो टेस्ट डेटा पे मेरे रिजल्ट आ रहे हैं, क्या उस एक्यूरेसी को वैलिडेशन जो सेट है, क्या उस पे भी आपको वही रिजल्ट दे रहे हैं। सर, जो टेस्टिंग डेटा होता है, पार्ट ऑफ दैट डेटा सेट होता है। जी, वैलिडेशन डेटा भी, वैलिडेशन डेटा तो डिफरेंट हो सकता है ना? डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास वही डेटा अवेलेबल है, तो देन उसमें भी आप उसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो सर, टेस्टिंग डेटा ये मस्ट है कि वो उसी डेटा सेट का पार्ट होना चाहिए? डेटा सेट का, अब उस डेटा सेट का पार्ट होना चाहिए। सर, ये हम एक डेटा ले रहे हैं जी, तो उसमें से हमने लेट्स से 80% जो है वो ट्रेनिंग डेटा सेट रख दिया। ओके, 80% हमने टेस्टिंग रख दिया। ओके, तो देन वो उसी का तो पार्ट हो गया ना, उसी डेटा सेट? नो, इसका पार्ट नहीं हुआ। जैसे अगर आपके पास 100% डेटा है, उसमें आपने टेस्टिंग डेटा 20% कर लिया, इन 80% आपने ट्रेनिंग सेट कर लिया, तो जो आपका डेटा सेट है, वो एक्चुअली जो 20% डेटा है, उसको आपने उससे अलग कर दिया, वेरिएबल अलग कर दिया उसका। अगर आप उसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कहें, रेंडमली आपने 20% उससे अलग कर दिया, और जो 80% है वो आपने अलग कर दिया, एक और वेरिएबल में स्टोर कर दिया। जो 80% एक और वेरिएबल में आपने स्टोर किया है, आपने उस पर ट्रेनिंग कर दी, एंड देन वो 20% जो आपके पास एक और वेरिएबल में है, उसमें आपने उसको चेक करना है, टेस्ट करना है। यस, कह सकते हैं। कोई खास फर्क तो मेरे ख्याल में नहीं, लेकिन उसकी वैलिडेट करने के लिए अपनी रिजल्ट्स को डेटा आप उसको ओके। क्वेश्चन इज, जब आपके पास डेटा 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया, टेस्ट सेट और ट्रेनिंग सेट, सो क्वेश्चन इज हाउ टू चूज अ गुड मॉडल। तो उसके लिए हम, एक तरीका है कि आपने ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में अपने डेटा को डिवाइड करना, जैसे हमने डिस्कस कर लिया है। और ट्रेनिंग सेट और डेटा टेस्ट सेट को आपने ओवरलैप नहीं करना। जिस तरह मैंने अभी कहा, आपने टेस्ट सेट को अलग करना है।
उसको ओवरलैप नहीं करना। जो दो डेटा है उसको आपने इंडिपेंडेंट रखना है, अलग रखना है जितना पॉसिबल हो, ताकि वो आपके रिजल्ट को अफेक्ट ना करे। जो आपके पास ट्रेनिंग सेट है उस पे आप मुख्तलिफ ट्रेनिंग मॉडल ट्रेन करेंगे और रिजल्ट चेक करेंगे कि कौन सा मॉडल आपका अच्छा है। एंड देन उस टेस्ट सेट पे जैसे ही आपका मॉडल, डिफरेंट मॉडल आपने ट्रेन कर लिए, आपने एक शॉर्ट लिस्ट कर लिए, देन उस पे वो टेस्ट सेट आप चेक करते हो और अपने मॉडल को एवेलुएट करते हो। ठीक हो गया। अब टेस्ट सेट पे जिस मॉडल की बेस्ट परफॉर्मेंस होगी वो आपका बेस्ट मॉडल। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास डेटा है, ये आपके पास डेटा आ रहा है, इसको आपने लार्ज पोर्शन उसको आपने ट्रेनिंग सेट में दे दिया एंड स्मॉल पोर्शन आपने उसमें टेस्ट सेट में दे दिया। बट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कौन सा डेटा टेस्ट के लिए यूज किया जाए और कौन सा ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाए, ये भी एक सवाल है। तो 20% आप कह रहे थे वो कौन से 20, पहले वाला 20%, लास्ट वाला 20%, मिड में हो, कहाँ पे हो आपके डेटा सेट का वो डेटा, इस पे आप ट्रेन कर सकते। ये भी एक क्वेश्चन जिसका हम आंसर ढूंढेंगे। अच्छा, हाउ टू चूज अ गुड मॉडल। इसमें क्या करते हैं, आपके पास डेटा है, उसमें आपने रैंडमली स्प्लिट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, रैंडमली। अब ये नहीं कि पहले 20% जो डेटा है उसको आप साइड पे कर लें, देन रिमेनिंग डेटा आपका ट्रेनिंग डेटा हो गया, बल्कि आपने रैंडमली उसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल 1 है, 20 है, 30 है, 40 है, 35 है, ये डेटा मैं उठा रहा हूँ, उसको टेस्ट सेट पे करूँगा, और बाकी जो बचा वो आपने ट्रेनिंग के लिए यूज करना है। आपने फिर सेकंड आपने एक मॉडल बिल्ड कर दिया, देन उस पे आपने जो है उसको मॉडल बिल्ड किया बेस्ड ऑन दी ट्रेनिंग सेट और ट्रेनिंग सेट डेटा, एंड देन आपने उस टेस्ट सेट पे उसको चेक किया, और जिस मॉडल ने ज्यादा बेहतर रिजल्ट दिए, फॉर एग्जांपल मॉडल 2, तो आपने उसको कंसिडर कर लिया कि ये बेस्ट मॉडल है। ये ग्राफ है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है कि जो ट्रेनिंग डेटा होता है और टेस्ट जो एरर आपके होते हैं वो यूजुअली इस फॉर्मेट में होते हैं, क्लोज होते हैं एक दूसरे के। अगर आप इसका गैप देखें तो काफी कम है इनिशियली, एंड देन आपको रिजल्ट ऐसे दे रहे हैं कि वो गैप इंक्रीज हो रहे हैं। ऑर्डर, अगर आप x पे देखें तो m है और y है, वो आपके पास एरर है। जो आपके पास ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही 9th ऑर्डर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मॉडल ने आपका ट्रेनिंग डेटा तो लर्न कर दिया सारा, लेकिन उसकी जो रिजल्ट है वो टेस्ट उस पे सेट पे वो नहीं है, अच्छे नहीं है कि हम उसको, बेस्ट नहीं है कि हम उसको कंसिडर कर सके। क्यों? क्योंकि जितना डेटा आपने दे दिया वो सारा उस डेटा को उसने लर्न कर दिया, लेकिन जैसे ही आपने अननोन डेटा उसको बता दिया, उसमें जो एरर है वो 90% से गिर के 20% पे आ गई, तो उसने प्रिडिक्शन सही नहीं की। तो ऑर्डर बढ़ाने से जरूरी नहीं है कि आपका मॉडल अच्छा होता जाए, आपने एक बैलेंस रखना है ताकि वो ट्रेनिंग में भी आपको अच्छे रिजल्ट दे, और जरूरी है कि वो आपकी प्रिडिक्शन में ज्यादा हेल्प करे। ऑर्डर बढ़ता जाता है तो आपके पास जो मार्जिन है वो बढ़ता जाता है, हाईएस्ट ऑर्डर पे आपके पास परफॉर्मेंस काफी पुअर है। नाइन्थ ऑर्डर तो हमने इसको चूज नहीं किया था। ऐसे अगर आप डिफरेंट मॉडल्स पे अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा बेस्ट है, हम पहले मॉडल चूज करेंगे, उसके बाद टेस्ट होगा, देन हमें पता लगेगा मॉडल अच्छा मॉडल आप कैसे उसके पैरामीटर को जैसे मतलब आपने ट्रेनिंग डेटा ले रहे हैं जी तो हम ट्रेन कर रहे हैं ट्रेन, जी जी बिल्कुल, उसके बाद हम टेस्ट कर बिल्कुल, जिस वक्त हम टेस्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा जो हमने मॉडल। यस बिल्कुल। हमें हमारे मॉडल का जब हम टेस्ट डेटा सेट पे उसको चेक करेंगे, उसके रिजल्ट बेस पे हम कहेंगे कि ये बेस्ट मॉडल है।
अगर ट्रेनिंग सेट पे आपका एक मॉडल अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो आप उसको नहीं कह सकते कि अच्छा है, क्योंकि उसने प्रेडिक्शन पे या अननोन डेटा पे उसका बिहेवियर क्या है वो हमने चेक नहीं किया। सर मॉडल जितना अच्छा ट्रेन हो उतनी बेस्ट रिजल्ट। अच्छा ट्रेन हुआ होगा तो ये अच्छा ट्रेन को अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूँ तो ऑर्डर बढ़ाना। अच्छा ट्रेनिंग का मतलब है कि सारे डॉट को वो एक्सेस कर रहा है, जिस तरह के 9th ऑर्डर में आपने देखा कि वो हर डॉट को वो फंक्शन एक्सेस कर रहा है, लेकिन उसके जो परफॉर्मेंस है वो पुअर है प्रिडिक्शन पे। तो अच्छी ट्रेनिंग का मतलब ये है कि वो आपके डेटा सेट पे जो रिजल्ट है उस मॉडल के वो कितने अच्छे। ठीक, तो वो कह सकते हैं मेथड ही चेंज करना पड़ेगा प्रेडिक्शन के लिए, क्योंकि ये सही अच्छा है वो हमारे एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो ये है कि एरर फंक्शन को आपने मिनिमाइज करना है। अब एक और कॉन्सेप्ट आया है कि जो आपका डेटा सेट है उसके साथ आपने क्या करना है कि आपको अच्छे रिजल्ट दे दें। अब जो एरर आपका टेस्ट ट्रेनिंग सेट पे अच्छा दे रहा है मींस उसका एरर कम है, रिजल्ट अच्छे दे रहे हैं, लेकिन वो टेस्ट डेटा सेट पे अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे, तो वो मॉडल जो आपने चूज किया है या आप उसको चूज करने वाले हैं तो वो अच्छा नहीं है। इम्प्रूवमेंट डेटा सेट में करें या मॉडल में करें, ऑर्डर चेंज करें, बट रिजल्ट आपको अच्छी चाहिए। डेटा में भी तो हम कर सकते हैं सर, ये भी कि जो हमने टेस्ट डेटा फॉर एग्जांपल 20% आपने उठाया है, रैंडमली हमने उठाया, लेकिन वो 20% ऐसा डेटा है कि जो ट्रेनिंग डेटा से एग्जैक्टली डेटा जो आपका टेस्ट सेट है वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि क्या ये डेटा ऐसे ना हो कि ये जो आप टेस्ट 20% फॉर एग्जांपल डेटा आपने रखा है उस पर सिर्फ खराब है, बाकी अगर आप कोई डेटा ला दे उस पर मॉडल अच्छा है, ये भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक है प्रोसीजर जो कि अब हम पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव सिलेक्शन होगी। तो रैंडम आप सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि अगर पहले आपने पहले 10 सेलेक्ट कर लिया, 20 सेलेक्ट कर लिए, बाद में 50th और 60th सेलेक्ट करें, वो रैंडम आप करते जाएंगे और रैंडम जब आप चेक करते जाएंगे तब आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से रिजल्ट पे आपके पास रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। यानी वो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा, ट्रेनिंग सेट एंड डेटा सेट में आपका जो साइज ऑफ टेस्ट सेट होता है वो टेस्ट सेट का साइज थोड़ा कम होता है एक्चुअली, और उसको आप डिस्ट्रीब्यूट 20-80 का हम यूज कर रहे हैं टर्म, बट यूजुअली 30 to 50% आप जो है उसको कंसिडर करते हैं। एंड एडवांटेज इसका क्या है कि सिंपल और इजी है कि आप दो डेटा को अलग कर लें देन चेक कर ले कुछ डेटा पे, क्योंकि आपको एक और डेटा के पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा कि एक और डेटा हम ढूंढे कि इस पे मॉडल अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। सिंपल और इजी है। डिसएडवांटेज इसका क्या है, टेस्ट सेट इज नॉट यूज फॉर मॉडलिंग बिल्डिंग, तो डेटा का वेस्ट हो रहा है। कुछ डेटा आप अलग कर लेते हैं जो कि आपका जो ट्रेनिंग में डेटा यूज होना है वो वेस्ट हो गया, तो डेटा वेस्ट हो रहा है। एंड देन जिस तरह अभी हमने कहा कि डेटा जो टेस्ट सेट होता है वो आपने रेंडमली चूज करना है, तो उसका डिसएडवांटेज ये है इवैल्यूएशन कैन बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन डेटा स्प्लिट। जो डेटा स्प्लिट हुआ है मे बी वो इफेक्ट करे रिजल्ट को, आपके मॉडल को, कुछ स्प्लिट पे वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे कुछ पे ना दे, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है, ये डिसएडवांटेज है। एनी गुड आइडिया और एनी गुड सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? अगर टेस्ट सेट आपके पास मिनिमम होगा फॉर एग्जांपल 5% होगा, तो देन वो अगेन वो इसका इशू आता जाएगा, जनरलाइजेशन का इशू आ जाएगा, क्योंकि डेटा आपने उसको कम टेस्ट किया है। टेस्ट के लिए भी आपको काफी डेटा चाहिए ताकि वो जनरलाइजेशन आपको चेक कर सके। फॉर एग्जांपल 30% डेटा आपने रखा लेकिन 5% उसको चेक करते जाते, तो जैसे इस वेरिएशन में आप वो रिजल्ट चेक करते जा रहे हैं कि इस परसेंटेज पे या इस पे क्या आपके रिजल्ट आ रहे हैं। तो जो चीज हमने पढ़ी है nth ऑर्डर, उसमें जैसे ही हर डॉट को एक्सेस कर रहा था, तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं ओवरफिटिंग। जो कवर
एग्जैक्ट रिजल्ट जो दे रहे थे, ओवरफिटिंग को मैं एक और अंदाज से डिफाइन करूंगा कि ओवरफिटिंग ये है कि अगर किसी डेटा के ट्रेनिंग रिजल्ट पे अच्छे रिजल्ट, ट्रेनिंग डेटा पे अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और टेस्ट डेटा पे उसके अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि ओवरफिट है। और अगर कोई फंक्शन है जिसपे ट्रेनिंग पे उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हो और टेस्ट डेटा पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हो, तो इसका मतलब है कि ये अंडरफिट है। ठीक। और जब हमारे पास न डेटा ओवरफिट हो और न हमारे पास मॉडल का रिजल्ट ओवरफिट हो और न अंडरफिट हो, उसको हम जनरलाइज कहेंगे। ठीक हो गया। तो जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको बेटर रिजल्ट दे ट्रेनिंग पे और टेस्ट डेटा बोथ पे, तो उसको हम जनरलाइज मॉडल कहते हैं, जनरलाइजेशन उसको कहेंगे। अंडरफिटिंग का ये है कि ट्रेनिंग पे उसके रिजल्ट अच्छे ना आ रहे हो बट टेस्ट डेटा पे उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हो, तो वो अंडरफिट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जीरोथ ऑर्डर है या वंथ ऑर्डर है, वो डेटा को कवर कर रहा है, तो अपेरेंटली लग रहा है कि वो मॉडल ठीक नहीं है, बट मे बी वन ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, जिस तरह हम पीछे देख रहे थे। सो मे बी जो m इज इक्वल टू 3 है या थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, ये फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू 1 या m इज इक्वल टू 2, ये ट्रेनिंग डेट पे हमें अपेरेंटली कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहे, बट मे बी प्रेडिक्शन में या टेस्ट डेटा पे रिजल्ट अच्छे दे, तो इसको अंडर फिटिंग कहते हैं, कहेंगे। ठीक हो गया जी। दोनों के रिजल्ट अच्छे हो तो उसको हम जनरलाइज कहेंगे, क्योंकि जनरलाइज हो गए, इस पे कोई भी जनरल या अनसीन डेटा इस पे अप्लाई करेंगे तो उस पे इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। हमारे पास अंडरफिट डेटा हो सकता है सर? अगर जो 20% आपने टेस्ट डेटा रखा है, हम मॉडल इतना चूज करेंगे जब हमारा ट्रेनिंग सेट, बट आप ट्रेनिंग मतलब चूज तो आप किसी बेस पे करेंगे ना, जब आप चूज कर रहे हो उस वक्त तो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। अगर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहा, हम उस पे टेस्ट डेटा को यूज नहीं करेंगे, टेस्ट डेटा को करेंगे तो मे बी अगर फॉर एग्जांपल आपका 50-60% डेटा आ रहा है, आप कहते हैं कि चलो मैं इसको टेस्ट डेटा पे देखता हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है, तो उस पर आपको अच्छे रिजल्ट दे, तो इसका मतलब कि ट्रेनिंग उसकी अंडर फिट हो रही। अच्छा, इस जब हमारे पास ये डिसएडवांटेज है कि डेटा को रैंडम हम स्प्लिट करते रैंडमली, तो उसका ये होता है कि एवेल्युएशन जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है, तो इसके लिए क्या हमारे पास एक सोल्यूशन है? अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो डेटा सेट है, उसको हम कहते हैं स्प्लिट 1 एंड स्प्लिट 2। आपने डेटा को रैंडमली डिवाइड किया ट्रेनिंग सेट में और डेटा सेट में, बट स्प्लिट 1 है वो परफॉर्मेंस उसकी हम बैड परफॉर्मेंस कहते हैं, क्योंकि उसके प्रिडिक्शन वो हमें सही नहीं दे रहा, तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस बैड है। और स्प्लिट 2 है वो हमें प्रिडिक्शन में एंड ट्रेनिंग में अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो हम फॉर एग्जांपल उसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये गुड परफॉर्मेंस है। बट हम तो डेटा बेस इन रैंडम स्प्लिट जो है ना, वो जो टेस्ट डेटा होता है वो एक्चुअली डेटा वेस्ट हो गया आपका, क्योंकि डेटा वो ट्रेनिंग में यूज नहीं हुआ, वो वेस्ट हो गया। और रैंडम स्प्लिट जो है ना, वो रैंडम स्प्लिटिंग कर रहा होता है, तो वो आपके रिजल्ट को सेम डेटा है, सेम डेटा है, आपने दो मुख्तलिफ जगह स्प्लिट कर दिया, एक परफॉर्मेंस आपको गुड दे रहा है, एक परफॉर्मेंस आपको बैड दे रहा है, सेम डेटा है। ये किस चीज पे डिपेंड किया इसने? जो आपका स्प्लिट है, जो आपकी परसेंटेज है,
और जो आपका डेटा वेस्ट हो गया है वो सारी चीजें उस पर डिपेंड कर रहा है जो आपकी स्प्लिटिंग पे है। तो स्प्लिटिंग आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके रिजल्ट पे अफेक्ट करती है रिजल्ट को। नहीं, उसका हमारे पास एक और सोल्यूशन है जिसकी तरफ हम जा सकते हैं कि अगर रैंडम हमें सही रिजल्ट नहीं दे रहे तो हम इसका क्या सोल्यूशन निकालें, हम उसी की तरफ जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है क्रॉस वैलिडेशन का, कि जब हम ओके जब हमारे पास इस तरह का इश्यू आ रहा है, डेटा वेस्ट आ रहा है रैंडम स्प्लिट से और रिजल्ट कुछ पे हमें अच्छे दे रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक और सोल्यूशन है क्रॉस वैलिडेशन। और ये जो डिफरेंस आ रहा है आपके डिफरेंट डेटा पे, कुछ पे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं या कुछ पे रिजल्ट बैड आ रहे हैं, तो उसको हम स्टैटिस्टिकल वेरिएंस कहेंगे। वेरिएशन, जो स्टैटिस्टिकल वेरिएशन आ रही है डेटा में, इसको ये स्टैटिस्टिकल वेरिएंस को हमने अगर कम करना है, रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज करते हैं और ये काफी यूज होता है। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या है? आपने डेटा को के डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फ्रॉम 1 to k, ठीक है। जो फॉल्स है, जो आपने डेटा मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड कर दिया, एक दूसरे को क्रॉस ना कर दे, ये डेटा आपस में मिक्स ना हो रहा हो। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 यूनिट डेटा है, तो आपने कह दिया कि सपोज मेरे पास 50 जो है वो फोल्ड बना सकते हैं, या 20 बना सकते हैं, या 10 बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल 10 बना सकते हैं। तो आपने क्या किया कि जो आपके पास के फोल्ड है, k-1 जो है वो आपने क्या किया, ट्रेनिंग सेट के लिए यूज कर एज ए ट्रेनिंग सेट यूज कर दिया, और जो 1 फोल्ड है उसको आपने टेस्ट के लिए यूज कर दिया। अच्छा, तो क्रॉस वैलिडेशन में कॉन्सेप्ट ये है कि हम k-1 फॉल्ट्स को हम जो है वो ट्रेनिंग सेट के तौर पे यूज करके ट्रेनिंग के लिए यूज कर दें, एंड देन जो 1 सेट है डेटा, उसको हम 1 फोल्ड को 1 इन k फोल्ड हम उसको टेस्ट सेट के तौर पे यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसको हम 4 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कहते हैं। अब इसमें हमने क्या किया कि हमने 4 सेट बना लिए, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, और हमारे पास जो फॉर एग्जाम्पल ये 4 सेट है हमारे पास। हमने क्या किया कि हमने डेटा को 4 फोल्ड में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट, इस सेट में आपने फर्स्ट 3 जो है ट्रेनिंग के लिए यूज कर दिया, लास्ट 4 आपने टेस्ट सेट के लिए यूज कर दिया। सेकंड सेट में आपने थर्ड को एज अ टेस्ट सेट यूज कर दिया, बाकी 3 को आपने ट्रेनिंग के लिए यूज कर दिया। एंड सिमिलरली थर्ड में आपने फोल्ड 2 को टेस्ट के लिए यूज कर लिया, एंड बाकी 3 को ट्रेनिंग के लिए। एंड सेट 4 में आपने फोल्ड 1 को टेस्ट के लिए यूज किया, बाकी 3 फोल्ड को आपने ट्रेनिंग के लिए यूज कर दिया। तो अब आपने क्या करना है कि आपने मॉडल चेक करना है, चूज अ मॉडल बाय द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ 4 सेट्स। जो मॉडल इन चारों फोल्ड पे अच्छे रिजल्ट देगा ऑन एवरेज, वो आपका बेस्ट मॉडल होगा इस केस में। तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आपने के सारे फोल्ड को एक यूनिट साइड पे करना है टेस्ट के तौर पे, बाकी को आपने ट्रेनिंग के तौर पे यूज करना है। और आप जिस मॉडल का इस सारे उसमें फ्रॉम 1 to k अच्छे रिजल्ट देगा, आप उसको कहेंगे कि ये बेस्ट मॉडल है। ये इसको हम करते हैं। फॉर एग्जांपल सेम उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, सेट 1 to सेट 4। उसमें आपने एक जो है
अब आपके पास n मॉडल है फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। इसमें आपने क्या कर दिया है, सेट ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में आपने सेट 1 के तौर पे क्या किया है, फोल्ड 4 को सेट 1 फोल्ड 4 को आपने टेस्ट के लिए यूज कर दिया, ठीक हो गया। एंड देन सेट 2 में आपने कर दिया। अब आप सेट 1 में आपने डिफरेंट रिजल्ट चेक कर रहे हैं इसको, सेट 1 3 4 अप टू 5, एंड देन सेट 2 पे आपने चेक किया, आपके पास टेस्ट सेट है और फोल्ड 3 है, बाकी आपके पास ट्रेनिंग सेट है। इस तो आपके जो इन मॉडल पे आपने टेस्ट सेट चेक कर दिया, तो इसके परफॉर्मेंस आ रही है वो 4 1 एंड 2 है, इस तरह परफॉर्मेंस की आ रही है। सिमिलरली आपने सेट 3 को चेक कर लिया और इन मॉडल पे आपने चेक किया ट्रेनिंग सेट को और टेस्ट सेट को, तो आपके पास परफॉर्मेंसेस आ रही है। सिमिलरली आपने सेट 4 को चेक किया, परफॉर्मेंस आपके पास ये आपके पास परफॉर्मेंस आ गई। तो जो आपके पास परफॉर्मेंस आ रही है वो किसकी, हम समझते हैं कि मॉडल 2 जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है इस पे, तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास बेस्ट मॉडल है ऑन एवरेज रिजल्ट। कैसे अच्छी आ रही है? अच्छा आप देखें ना, इनको आप सम करें और एवरेज करें, जो रिजल्ट है इसको आप सम करें, इसका 3 4 7 आ रहा है और ये 9 है, तो कितने हो गए 3 4 7 और 9 16 हो गए। आप उसको 4 पे डिवाइड करें, 4 आ रहा है उसका एवरेज। इसका आ रहा है 4 1 2 3, अब 5 6 7 8 9 10, तो 10 को जब आप 4 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास एवरेज 2.5 आ रहा है। सिमिलरली जो आपके पास इन मॉडल है उसका आप एवरेज निकालेंगे तो 5 2 7 10 12, तो 12 ज्यादा समेशन उसके उसका, तो इनमें आप मॉडल 2 जब आपने इनका एवरेज कर दिया तो वो ज्यादा आपके पास ज्यादा परफॉर्मेंस आ रही है। तो आपने इसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया कि फॉर एग्जांपल इसकी परफॉर्मेंस 4 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, जस्ट समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल। तो मॉडल 2 का जो एवरेज आ रहा है आप इनको एवरेज करेंगे, एवरेज सम कर दें एंड देन एवरेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेट कर लें, तो आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगी एवरेज, ये मॉडल 2 की और एग्जांपल इसकी अच्छी आ रही। तो ये हमारे ख्याल में मॉडल 2 जो है वो उसकी परफॉर्मेंस एवरेज परफॉर्मेंस ऑन ऑल फोल्ड्स अच्छी है, तो हम इसका बेस्ट मॉडल कह सकते हैं। मॉडल एन की तो एवरेज 3 आ रही है और इसकी 2.5 आ रही है। देखें इसका एवरेज क्या आ रहा है, 4 आ रहा था, इसका क्या आ रहा है 2.5 आ रहा है, और इसका क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 2.5 सबसे लोवेस्ट है, लोवेस्ट कौन, तो इसलिए मॉडल 2 को हम जो है एरर एरर वो आपने देखना है, एरर कॉस्ट फंक्शन को देखना, तो जिसका 2.5% आ रहा है या 25% आ रहा है, या इसको आप 2.5% का, जिस तरह भी, जस्ट वो अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल। अच्छा, तो क्रॉस वैलिडेशन, अब हमने पुअर फिटिंग पढ़ लिया, अंडर फिटिंग भी हमने पढ़ लिया, जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, वैलिडेशन का, क्रॉस वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ लिया। अब जो है इसकी क्रॉस वैलिडेशन की समरी क्या है, समरी ये है कि आप क्या करते हैं, डेटा सेट को के सबसेट में डिवाइड करते हैं और उसमें आप क्या करते हैं, ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट का फोल्ड में डिवाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये फोल्ड, इतने फोल्ड्स ट्रेनिंग सेट के लिए यूज होंगे और इतने फोल्ड या ये फोल्ड टेस्ट सेट के लिए यूज होगा, और इस मेथड को आप रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने 4 का एग्जांपल दिया, हमने हर फोल्ड को एज अ टेस्ट सेट लिया और हर फोल्ड को हमने ट्रेनिंग सेट के इंक्लूड करके चेक किया, जो ऑन एवरेज जिसका रिजल्ट अच्छा था उसको मॉडल को हमने कह दिया कि ये बेस्ट है। तो उसमें यही बताया गया है जिस तरह
आप जो है k-n को ट्रेनिंग सेट के तौर पे यूज करते हैं, n1 को आप टेस्ट सेट के तौर पे यूज करते हैं, और ये रिपीट करते हैं ताकि हर फोल्ड पे आप रिजल्ट चेक कर सके, एंड देन वो फोल्ड का एवरेज लेते हैं और वो आपके पास जो बेस्ट रिजल्ट आएगा वो आपके पास बेस्ट होगा। तो जो एवरेज एरर अक्रॉस ऑल के ट्रायल होगी वो आपकी बेस्ट होगी। जिस तरह हमने 4 में इनका क्वेश्चन था कि 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, तो 4 तुम ज्यादा है, तो एक्चुअली आपने एरर रिजल्ट देखने जो कि आपने मिनिमाइज करना है। और इससे क्या होगा, इससे जब आपने हर फॉल्ट पे चेक कर लिया, एवरेज ले लिया, इससे वो स्प्लिटिंग में जो आपका प्रॉब्लम आ रहा था कि हो सकता है कुछ स्प्लिट आपको अच्छी रिजल्ट दे, कुछ अच्छी रिजल्ट नहीं दे, तो उसका ये सोल्यूशन हो गया कि आप स्प्लिट बनाते जाए, उसके एवरेज निकालते जाए। तो जो मॉडल ज्यादा वो उस अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो उसका मतलब है कि वो बेस्ट होगा। एडवांटेज क्या है, ये जो आपकी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फॉर एग्जांपल एक्सेल के फॉर्म में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंडेंसी नहीं है कि आप पहले वाले डेटा 20% ले या मिड में ले या इन में ले, तो इससे वो डिपेंडेंसी खत्म होगी। दूसरा ये हर डेटा जो है डेटा को आपने टेस्ट सेट में भी देख लिया और हर डेटा को आपने ट्रेनिंग सेट में भी देख लिया, तो इसलिए ये आपने हर डेटा को यूज कर लिया टेस्ट और ट्रेनिंग डेट में, एंड देन ऑन एवरेज रिजल्ट जिसके अच्छे थे वो आपने सेलेक्ट कर दिया। उसका मतलब है कि कोई ऐसा डेटा मिस नहीं हुआ जो कि ट्रेनिंग में नहीं आया और टेस्ट में भी आ गया। तो आपका सारा डेटा, जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर हम टेस्ट डेटा को कितना रखे या कितना रखे और अगर वो उसमें हो सकता है वो रिजल्ट अच्छे ना दें, तो वो प्रॉब्लम इससे ये हो गया कि डेटा ट्रेनिंग में भी आ गया और इन बाकी ट्रेनिंग सेट में भी वो आ गया। डिसएडवांटेज इसका ये है कि टाइम कंजम्पशन आपकी होगी, रिसोर्स कंजम्पशन होगी, पावर कंजम्पशन आपकी होगी, क्योंकि आपके पास से एक्स्ट्रा बर्डन आप पे आ गया कि आपने डेटा को इतना चेक करना है। तो जो आपका इस मेथड का ये डिसएडवांटेज है कि आपकी टाइम कंज्यूम हो रहा है और आपका रिसोर्स यूज हो रहा है, पावर यूज हो रही है। बट कुछ तो आपने लॉस भी करना होता है। अगर आपने एक जनरल मॉडल देना है जिसके अच्छे इफेक्ट हो, तो आपने कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी होगी, आप कुछ तो आपने लूज करना होगा। वेरिएशन, अच्छा, हमारे पास नो फिक्स फोल्ड्स इन रैंडम डिवीजन। तो जिस तरह हमने कहा कि हर जो है के फोल्ड को हमने चेक किया कि ये टेस्ट सेट हो और ये ट्रेनिंग सेट हो, तो रेगुलर क्रॉस वैलिडेशन स्प्लिट इनटू फोल्ड्स इन शफलिंग फोल्ड्स। तो आप फोल्ड्स को शफल भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो 1 पे था उसको आप 3 पे ले जाए, 4 पे ले जाए। No split into folds and randomly dividing the data into a data set test and training set के different times। तो आपने एक्चुअली के डिफरेंट टाइम्स वो डेटा को स्प्लिट किया और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गई डेटा की। देन आपके पास लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। इसमें एक और केस है, एक्सट्रीम केस ऑफ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 100 यूनिट ऑफ डेटा है, तो आप क्या कर ले कि वो हर डेटा को उठा लें, हर डेटा को उठा ले और बाकी डेटा को आप ट्रेनिंग में यूज कर ले, और वो एक डेटा है उस पर आप चेक कर लें। पहले हम क्या कर रहे थे कि 20% डेटा को हम टेस्ट यूज कर रहे थे, 80% फॉर एग्जांपल, और 80 को हम ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे थे। तो हमारे पास जो 20% है वो काफी सम डेटा बन जाता है अगर आप डेटा सेट को देखें। तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि एक को छोड़ के बाकी सारे को उसमें यूज कर ले ट्रेनिंग के लिए, क्रॉस वैलिडेशन मिल गए, तो उसमें आपको ये कि टाइम का आपका ज्यादा यूज होगा। बिल्कुल, बट जब आपके पास डेटा ज्यादा हो जाता है तो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है कि आप हर डेटा को इस तरह तो नहीं लेके कर सकते। Every data point except one is used for training and the remaining one is used for testing. Repeat this in times. तो ये जो इसमें पावर कंजम्पशन और टाइम जो कंज्यूम हो रहा है वो काफी ज्यादा है, तो ये एप्लीकेबल सच नहीं है, बट ये आपको रिजल्ट अच्छे दे सकता है इस तरह कि आप जैसे एक डेटा को टेस्ट के लिए रखे बाकी और एक पे टेस्ट करें कि उस पर कैसे रिजल्ट आए।
और इस तरह वो एवरेजिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज कर ले, बट इसमें आपका काफी टाइम और आपका काफी रिसोर्स यूज होगा। ये हमारा लेक्चर था आज का। तकरीबन 7 बजने वाले हैं, नहीं 7:30 तक क्लास। जी कोई क्वेश्चन? जी आज तो मैथ्स नहीं था, तो आप लोग को ज्यादा अच्छी तरह समझ में आई होगी। हाँ मैथ्स के बाद इजी लग रहा है। मैथ्स की वजह से इजी लग रहा है कि मैथ्स के बगैर हाँ? जी कोई क्वेश्चन ऑनलाइन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी कौन? वालेकुम सलाम। मोहम्मद हुसैन बात कर रहा हूँ सर। जी जी हुसैन साहब फरमाएं। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर कि मैं एआई को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ सिग्नल प्रोसेसिंग में। एक्चुअली आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो शॉर्टली बताएं ताकि वो आवाज की प्रॉब्लम ना हो। सर एआई इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ सिग्नल प्रोसेसिंग में सर, तो आप सजेस्ट किसमें? करेंगे सर? इमेज प्रोसेसिंग में? जी थोड़ा सा जी समझ लें आपस में ताकि। सिग्नल प्रोसेसिंग में सर, सिग्नल प्रोसेसिंग में आप एआई को यूज करना चाहते हैं। जी नेक्स्ट सर। कोई सजेस्ट करें सर, कोई अच्छी सी बुक या कोई अच्छा सा रेफरेंस दे ताकि मैं सिग्नल प्रोसेसिंग पे एआई को इम्प्लीमेंट करूं। जिस तरह नॉइस प्रॉब्लम्स होते हैं उनको किस तरह रिमूव की जाती है, या कोई सिग्नल्स किसी पेशेंट से लेते हैं या किसी लेते हैं, उसका नॉइस किस तरह रिमूव करते हैं। असल में मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट सर। अच्छा असल में जो मशीन लर्निंग जो आप इधर पढ़ रहे हैं ना, वो जनरल किस्म के पढ़ रहे हैं। ये स्पेसिफिक नहीं है कि आपने इमेज प्रोसेसिंग में यूज करना है, सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज करना है, या डेटा साइंस वगैरह में यूज करना है। ये हम जनरल पढ़ रहे हैं। तो जो आपके जो मॉडल है ना, जो फॉर एग्जांपल आपने अभी लीनियर रिग्रेशन पढ़ा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़े, ये मॉडल भी फील्ड स्पेसिफिक नहीं है। जो फील्ड की जो डिफरेंशिएशन हो जाती है ना, वो आपके डेटा पे हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिग्नल प्रोसेसिंग में किसी सिग्नल का डेटा है जो कि आपने एक डेटा सेट के फॉर्म में बनाया है। फॉर एग्जांपल सिग्नल में आपका एम्पलीट्यूड ड्रॉप हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो रही है, उसका आपने एक डेटा सेट बना लिया, ठीक हो गया। अब उस डेटा सेट पे आपने मशीन लर्निंग यूज करनी है। तो डेटा सेट, तो वो जो डेटा सेट बन गया है, वो चाहे सिग्नल प्रोसेसिंग का हो, चाहे इमेज प्रोसेसिंग का हो, जो डेटा सेट बन गया है, या चाहे आपके पास किसी और फील्ड का हो, वॉइस का हो आपके पास, इनमें आपके पास वो डेटा सेट बनना है, वो तो हर एक फील्ड का बनना है जिसपे आपने अप्लाई करना है सर। तो अगर आपने सिग्नल प्रोसेसिंग में मशीन लर्निंग अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले आपका जॉब ये होना चाहिए कि मैं वो सिग्नल प्रोसेसिंग का वो डेटा जो है वो कहाँ से कलेक्ट करूँ, या डेटा मेरी क्या चीज मेरी कहाँ है, या क्या डेटा है मैं। सर तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट जितने भी आप पढ़ेंगे वो तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सर जिस तरह एक सेंसर है, उसकी वर्किंग, सेंसर का एक फार्मूला लिखा होता है कि इस फार्मूले के तहत ये फला वोल्टेज पे फला वैल्यू देगा, तो इसी से डाटा सेट बनता है ना सर, जो ओरिजिनल डाटा सेट होता है। आपने सेंसर का एग्जांपल दिया। सेंसर में एक्चुअली आपके पास डेटा होगा, जैसे वो या तो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि आपका फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ये हो रहा है, या ह्यूमिडिटी ये आ रही है, ठीक हो गया। सर एक या अगर जनरलाइज आपने इक्वेशन होती है जो दी होती है, जनरलाइज इक्वेशन दी होती है सर सेंसर की नहीं, डाटा अगर शीट में। देखें मैं आप थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जो सेंसर आपने लगा लिया है रूम में, वो आपको डेटा दे रहा है टेम्परेचर के फॉर्म में, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर रहा है, या मुख्तलिफ गैसेस को वो के रिजल्ट आपको दे रहे हैं।
वो बिहाइंड जो सेंसर के अंदर जो सर्किट थ्योरी जो यूज होती है, सर्किट जो जिस तरह वो रिजल्ट जनरेट करता है, वो एक तो अलग स्टोरी है कि वो वोल्टेज को देख रहा होता है, वेरिएशन क्या आ रही है, फिर वो उसमें जो फार्मूला यूज हुआ है कि इस वोल्टेज से हम इस फार्मूले के थ्रू ये मीनिंग लेंगे कि इसका टेम्परेचर ये है। एक तो जो सेंसर के अंदर का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन जो सेंसर ने आपको डेटा देना है वो किसी फॉर्म में देना है। फॉर एग्जांपल उसने ह्यूमिडिटी का आपको वैल्यू देनी है, टेम्परेचर का वैल्यू देना है। अब अगर आप उसकी वर्किंग प्रिंसिपल पे जाएंगे तो उससे तो आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जरूरी तो ये कि वो उसको आपको क्या इनपुट दे, आउटपुट दे रहा है सर। तो वो जो आप इक्वेशन कह रहे हैं या फार्मूला कह रहे हैं जो सेंसर उस पे रिजल्ट जनरेट करे, तो वो तो मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है, या अगर आप उसको उसी इक्वेशन को यूज करके कोई नया अपना डेटा जनरेट करना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन जो आपको रियल टाइम जो रिजल्ट दे रहा है कोई सेंसर, जी कौन उस पे फीडबैक दे रहा है? सर मोहम्मद हुसैन बात कर रहा हूँ सर। मेरा मकसद ये है कि लेट्स सपोज एक सेंसर है, वो अचानक मल फंक्शन कर गया, वो कोई गलत वैल्यू दे रहा है, तो एआई अगर हमारा मॉडल इम्प्लीमेंट होगा तो वो उसको किस तरह करेक्ट करेगा? ओके अगर आप चले हम कहेंगे कि यार जो हमारा सेंसर हमें डेटा दे रहा है, हमने इस सेंसर को एआई यूज करना है कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या हो रही है या क्या होनी चाहिए या क्या होगी। ठीक हो गया? जी सर। फ्यूचर में अगर वो सेंसर एनालिसिस को कहते हैं, जो कि सिक्वेंशियल डेटा पे हम यूज करते हैं। सेंसर आपको डेटा दे रहा है, फॉर एग्जांपल हम सिग्नल की एग्जांपल ले लेते कि मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं, चाहे सिग्नल आपके पास वोल्टेज आ रही हो, कोई करंट आ रहा हो, हम उसको मैग्नीट्यूड कह लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक सेंसर का मैग्नीट्यूड आपको हमेशा 5 वोल्ट दे रहा है या 3 वोल्ट दे रहा है। ठीक हो गया? उसका बिहेवियर आप सुबह से लेकर शाम तक चेक करते हैं कि वो सिग्नल जो आपको 5 वोल्ट या 2.5 वोल्ट से 5 वोल्ट तक जो रिजल्ट दे रहा है, वो वेरिएशन आ रही है, किसी टाइम पे ये वोल्टेज जीरो हो जाती है। जब वोल्टेज जीरो हो गई, सिग्नल आपका जीरो हो गया, तो इसका मतलब है कि सिग्नल माल फंक्शन हो गया, या जो आपकी जो एवरेज वैल्यू आ रही है उस सेंसर की, उससे काफी डिविएट कर रहा है वो वैल्यू। जी सर। जो डिविएशन है एवरेज वैल्यू से या नॉर्मल वैल्यू से, वो एक्चुअली आपको सिग्नल कर रहा होगा कि ये माल फंक्शन सेंसर सर। ठीक हो गया? जी जी सर। हाँ सर ये करेक्ट नहीं करेगा, करेक्ट एक्शन नहीं करेगा, यानी अगर मल फंक्शन कर गया है तो एआई इंप्लीमेंट है तो एआई उसको जो है करेक्ट कर दे। अच्छा, फिर ये एक और कॉन्सेप्ट आ गया ना कि अगर फॉर एग्जांपल आप कहें कि एआई के थ्रू मैं इस सेंसर को करेक्ट कर रहा हूँ, अब ये देखना होगा कि वो सेंसर को, अगर फॉर एग्जांपल सेंसर के अंदर सर्किटरी जल गई तो वो एआई उसको कैसे ठीक करेगा? जी सर, उसको तो नहीं ठीक कर। ठीक हो गया? तो करेक्शन इटसेल्फ वो फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये करेक्शन क्या चीज है। या अगर आप कहें कि फॉर एग्जांपल इसने मुझे सिग्नल दिया है, मैं इसको इसकी जो मीनिंग है वो उसको करेक्ट करूं, तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक सेंसर की सर्किटरी जल गई तो उसकी करेक्शन तो नहीं कर सकता ना एआई। जी सर, वो तो नहीं हो सकता। वो तो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, फिर इंडस्ट्रियल साइड पे चला जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक रोबोट उसको वो बना रहे हैं तो वो एआई तो उधर पर यूज हो सकता है। सही है सर, थैंक यू सर। ठीक हो गया, कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई। अगर आप सिग्नल प्रोसेसिंग साइड पे करना चाहते हैं रिसर्च तो काफी अच्छा है, आप टॉपिक वगैरह सर्च कर ले, ढूंढ ले, डेटा सेट वगैरह, बट डेटा इज इम्पोर्टेंट इन मशीन लर्निंग। ठीक है सर, ठीक है सर। जी, और किसी का क्वेश्चन? काफी अच्छा क्वेश्चन था आपका जी। और कोई क्वेश्चन आप में से? 658 टेनिस ले लो जी। सर और कोई नहीं है क्वेश्चन सर। चले, ओके हो गया। आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन है बाकी, क्या आप लोग मोबाइल रख के चले गए?
नो नो सर इधर ही सर। है। सर एक क्वेश्चन है, सर एक जी, क्वेश्चन है, किसका उमर क्वेश्चन? बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? उमर, हाँ जी, उमर जदून बात कर रहा हूँ। जी उमर। हमने एक टॉपिक पढ़ा था जी, हमने एक टॉपिक पढ़ा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन के हवाले से ना। ओके। तो उसमें मतलब हम ये उसकी टर्मिनोलॉजी अगर आप देखें ना, तो वो कहता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और जबकि असल में वहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ही कर रहे थे कि भाई लाइक वेदर समथिंग इज यस और नो, ठीक है, स्पैम है या नहीं है, या कोई भी चीज़ है, तो वो काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम थी ना। तो उसमें हम रिग्रेशन का वर्ड क्यों है उसकी डेफिनेशन में? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका कि उसमें रिग्रेशन क्या है। रिग्रेशन की लिटरल मीनिंग क्या है? सर रिग्रेशन में हमारे पास जो है ना, वो तो एक कंटिन्यूस वैल्यू होती है ना, ठीक है, उसमें लीनियर डिस्क्रीट तो नहीं रिग्रेशन होती ना। हमारे पास एक continuous- जी जी, लीनियर रिग्रेशन में कंटिन्यूस वैल्यू हमारे पास आ रही होती है ना। रिग्रेशन भी अच्छा। इन सेंस मतलब यही होता है कि एक कोई मिनट हम एक मिनट। प्रेडिक्शन। अच्छा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी आपके पास जो डिसीजन बाउंड्री होती है, मुझे अभी जी याद आ गया आपके क्वेश्चन से कि मैंने एक और काम भी करना है, तो मैं अभी वो कोशिश करूंगा कि करूँ। जो आपकी जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो डिसीजन बाउंड्री होती है, जी सर। जिसमें आप जो है उसी तरह का की लाइन ड्रॉ करते हैं जिस तरह का आप कह रहे हैं कि यार रिग्रेशन में तो एक कंटिन्यूस वैल्यू होती है, और जो डिसीजन बाउंड्री तो आपकी कंटिन्यूस होती है, जो कि एक्चुअली वो डिराइव कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आप कर हम्म, रहे होते हैं यस और नो में, बाइनरी में, और जो डिसीजन जी बाउंड्री सर। होती है वो आपके पास कंटिन्यूस होती है। और मैं ये अभी आपके क्वेश्चन से मुझे याद आया, तो वो मैं अभी करता हूँ 5-10 मिनट, एक एग्जांपल दो उसमें ठीक है। मैंने करनी, उससे आपको समझ भी आ जाएगी कि ये जो आपके पास डिसीजन बाउंड्री है या जो जी सर। इक्वेशन उसमें आप वेट्स फाइंड करते हैं कि W0 प्लस W1x प्लस W1x स्केयर, W2x स्केयर, X1 स्केयर, जो आप वेट वो ढूंढते हैं, उससे एक फंक्शन जनरेट होता है जो कि सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा होता है। इस तरह हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी वेट्स फाइंड करते हैं और उससे एक डिसीजन बाउंड्री हम डिराइव कर रहे होते हैं। अच्छा, डिसीजन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डिसीजन बाउंड्री है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पेन भी नहीं है मेरे, इस तरह करते हैं, मेरे पास ऑलरेडी है, तो पेन नहीं है तो मैं हाथ से लिख रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, उसको एक्सपेंड कर लेता हूँ उसकी वजह से। अच्छा जी, आप लोग को आवाज आ रही है? अच्छा, हमारे पास जो फंक्शन है वो सिग्मॉइड फंक्शन है,
वो हम जो है इस फॉर्म में लिखते हैं, आपको पता है 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स। जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तो आपके राइट साइड पे एक मॉडल फंक्शन आपको नजर आ रहा है। ये इस तरह का फंक्शन होता है 0 से लेकर 1 तक। तो 0 और 1 आपकी क्लासिफिकेशन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि फॉर एग्जांपल बाइनरी की ये 1 है और 0 है। तो अगर आप देखें इसका जो जब आपके पास बाइनरी वैल्यू होती है उसमें आपका जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है वो यूजुअली आप 0.5 रखते हैं कि अगर 0.5 से नीचे वैल्यू हो 0.49 तो वो उसको आप 0 कंसिडर करते हैं, उस सारे डोमेन को आप 0 कंसिडर कर लेते हैं। और जब वो 0.5 से अबव हो 0.51 तो और उससे लेकर 1 तक वो वैल्यू आप 1 कंसिडर करते हैं, एक क्लास कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, जब आपके पास फॉर एग्जांपल 0 और 1 की बाउंड्री है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 0 है, तो 0.5 जो आपका थ्रेशोल्ड है, यूजुअली जो आपका हाफ से अगर ज्यादा हुआ तो वो 1 है। हम कहते हैं कि हाफ से ज्यादा हो गया तो 1 सारे क्लास उसमें हम कंसिडर कर लेंगे कि 1 है। या 0.5 से अगर ज्यादा है, 50% उसके मार्क्स है तो हम उसको पास कंसिडर कर लेते हैं। 50% से कम मार्क्स है तो हम उसको फेल समझते हैं या 0 उसके वैल्यू हो गया। तो अगर आप देखें तो ये आपका फंक्शन है, जब आप इसको प्लॉट करते हैं तो ये इस तरह का फंक्शन आपके पास आ जाता है। अब अगर आप देखें तो जो एफ ऑफ एक्स के 0 वैल्यू पे, एफ ऑफ एक्स जब 0 होता है, याद रखें कि एक्स एक्सिस पे आपका एक्सपोनेंशियल के अंदर जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स है, वो एक एक्स एक्सिस पे है, और वाई पे आपका जो है जो लेबल जो आपका डेटा है 0, 1 वो है। तो जो अगर आप देखें, जो आप घर जाएंगे जिस तरह आप लोगों ने असाइनमेंट बनाई थी उसमें भी आप देखें तो ये सिग्मॉइड फंक्शन आप एफ ऑफ एक्स जब 0 होता है तो ये 0.5 की वैल्यू दे रहा होता है। ठीक हो गया। तो अगर इस चीज को आप समराइज कर लें, एच ऑफ एक्स जब 0.5 से ऊपर ज्यादा हो या इक्वल होता है तो उस वक्त एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा होती है। सिग्मॉइड फंक्शन की 0.5 से ऊपर है और वैल्यू उसकी एफ ऑफ एक्स 0 या 0 से ज्यादा है। अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम उसको कंसिडर करें y इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। बट एफ ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स की वैल्यू वो 0.5 से बिलो है। ठीक हो गया। ये समरी, एच ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 when f of x is greater than 0, as a result y is equal to 1. When h of x is less than equal to 0.5, when f of x is less than 0, और हमारे पास जो रिजल्ट है y is equal to 0 आ रहा है। ओके, अब हम ये कंसिडर करते हैं, अगर हमारे पास इस तरह का एग्जांपल हो कि क्रॉस इन जीरोस, हमने उसको डिफरेंशिएट करना है, हम उसके लिए एक बाउंड्री चाहिए कि इस बाउंड्री से ऊपर हो या एक साइड पे हो तो हम उसको क्रॉसेस कहेंगे, और उससे जो डिफरेंट साइड पे हो वो उसको हम जीरोस कहेंगे। तो ये बाउंड्री हमने जो रेड बाउंड्री हमने इसको फाइंड करना। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? आपने जैसे आपके पास इक्वेशन है जिसमें आपने कहा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू W0 प्लस, जनरल एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, W0 प्लस W1x प्लस W2x आपके पास है। तो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारे पास वेट W0 है वो -3 के बराबर है। सपोज कर लिया, बाकी जो वेट्स की हम वैल्यू निकालते तो उसके लिए हमने ग्रेडियंट डिसेंट मेथड पढ़ा था, बट हम इधर सिंपल करने के लिए कहते हैं कि वेट्स की वैल्यू हमारे पास सिंपल करते हैं और खुद से कहते हैं कि अगर आप देखें तो इधर मैक्सिमम 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, तो इससे हमने अंदाजा लगा लिया कि जो W0 की वैल्यू वो 3 के बराबर है अराउंड। इस तरह हमने x1, ये याद रखिए ये x2 है,
W2 है स्क्वायर है। ये लीनियर इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर नहीं है, ये सिंपल। तो आपने कंसीडर ये कर दिया कि जो वेट का वेक्टर है मैट्रिक्स है, वो आपने W0 की वैल्यू -3 सेलेक्ट कर दी, और बाकी आपके पास 1 1 है। ठीक हो गया। ये हमने जनरल एक हाइपोथेसिस लिख दिया है ग्राफ को देख के कि हमारे पास वेट्स ये आ रहे हैं। जब इस इक्वेशन को आप सिंपली जब हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास ये है कि जो f ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास क्या आएगी, y इक्वल टू 1 आएगा। तो इस कंडीशन को आपने यूज करना है। अब इस सारे फंक्शन को आपने क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है, -3 और वैल्यू पुट करनी है, -3 W0 आ गया, प्लस 1 W1 की वैल्यू आ गई, एंड W2 की वैल्यू 1 आ गई। अपनी इक्वेशन में -3 + x1 + x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप 3 आपने इनइक्वालिटी के इनइक्वालिटी के राइट साइड पे आप लेके, इसको इनइक्वालिटी कहते हैं क्योंकि इसमें ग्रेटर साइन है। ठीक हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया x1 + x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन को आप प्लॉट करते हैं तो आपके पास ये डिसीजन बाउंड्री आती है। इसको कैसे, फॉर एग्जांपल x2 आपके पास जब 0 होता है, x2 0 है, ये लाइन है, x2 x1 + 0 3, इसका मतलब है कि x2 जब 0 है तो आपके पास x1 की वैल्यू 3 आ रही है। जब आपके पास x1 0 है, फॉर एग्जांपल इधर है, तो x2 की वैल्यू 3 आ रही है। तो जब इन दोनों को आप कनेक्ट करते हैं तो आपके पास एक डिसीजन बाउंड्री आ जाती है। इस पॉइंट को समझे आप लोग। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास इक्वेशन है, -3 + x1 + x2 इज ग्रेटर देन 0। इस इक्वेशन से आपने क्या बना दिया, x1 ये बना दिया। अब इस इक्वेशन को जब आप प्लॉट करते हैं तो ये आपको ये रिजल्ट देता है। सिंपल, अगर आप इसको कहें हम जब इस तरह की इक्वेशन होती है तो आप यूजुअली इस तरह करते हैं कि एक पैरामीटर को जब 0 लिख लेते तो दूसरा पैरामीटर आपको क्या दे रहा है। फॉर एग्जांपल x2 में आप 0 पुट करते हैं, ये x2 है, y एक्सिस पे x2 है और x एक्सिस पे x1 है। आप इसको देखिए प्लॉट किस तरह करते हैं। x2 फॉर एग्जांपल वैल्यू 0 है, x2 किधर 0 है, इधर 0 है। ठीक हो गया। x2 जब 0 है तो x1 की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब एक डॉट इधर मिल गया आपको। देन x1 आपने 0 कर दिया, x1 किधर 0 है, इधर 0 है। x1 जब 0 करते हैं x2 की वैल्यू 3 आती है, तो आप एक और डॉट मिल गया। तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसका मतलब है कि लाइन सीधी होगी। या आप एक और एग्जांपल लेके x2 की वैल्यू 0.5 आ रही है, तो x1 क्या आ रहा है, जब 0.5 आ रहा है तो 3 - 0.5 2.5, तो 2.5 किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी आपके पास। तो ये डिसीजन बाउंड्री आपके पास आ गई। सिमिलरली अगर आपके पास इस तरह का डेटा हो कि क्रॉसेस या 1 जो है आपके बाउंड्रीज पे हो और इनसाइड साइड सारे 0 हो, तो इसके लिए आपने जो बाउंड्री ढूंढनी है तो कैसे ढूंढनी है। इसमें आपके पास स्क्वायर वाली इक्वेशन होगी। अगर किसी को सर्कल वाला फार्मूला याद हो, मैथ में किसी ने पढ़ा था, उसमें वो आपको याद करना पड़ेगा, बट वो स्क्वायर वाली इक्वेशन है। x² + 1 x1² + x2² = जो भी आप करे लिए, तो वो इक्वेशन आपको सर्कल दे रखते हैं। अब अगर देखें आपके पास सर्कल की इक्वेशन है, तो आप जो आपका हाइपोथेसिस है f ऑफ x का फंक्शन, वो आपका ये होना चाहिए सेकंड ऑर्डर आपका होना चाहिए। तो सेकंड ऑर्डर जब आपके पास इक्वेशन आ गया,
W0 W1 x1 plus W2 x2 plus W3 x3 x1 स्क्वायर प्लस W4 x2 स्क्वायर। बट दो पैरामीटर है, क्योंकि आपके पास x और y है तो आपके पास दो 2D है, तो आपके पास दो वेरिएबल होने चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने सपोज कर दिया, इधर हमने सपोज कर दिया सिमिलर हमारे पास कंडीशन है कि जब f of x is greater than 0 होगा तो आपके पास y is equal to 1 होगा। तो इसके लिए हमने वेट को सपोज कर दिया, जो हमारे पास वेट्स हैं W0 की वेट -1 है, W1 W2 की वैल्यू 0 0 है और W3 और W4 की वैल्यू 1 1 है। ये इधर तो हम सपोज करें, हम सिचुएशन को देख हमने ये रिजल्ट लेंगे। जैसे ऊपर के केस में हमने देखा तो 3 की वैल्यू आ रही है x2 के बाद हमारी, और x1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। तो हमने क्या किया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन थी तो हमने कह दिया जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 3 आएगा हमारे पास, तो इसलिए W0 की वैल्यू हमने 3 कंसिडर कर लिए। और ये जो रेडियस है, जो रेडियस है वो एक्चुअली आपके पास रेडियस आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, रेडियस के लिए जरूरी ये इधर रेडियस चूंकि 1 है तो आपका जो 22 है, जो W0 है उसको 22 भी कहते हैं, क्योंकि वो आपके फंक्शन को ऊपर नीचे कर रहा होता है। तो 22 की वैल्यू हम इधर 1 रख लेते हैं। -1 इसलिए रखा है ताकि वो करते हुए वो इक्वेशन के राइट साइड पे चला जाए, तो इसलिए हमने आपके पास सारे वैल्यू 0 होगी तो वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो थ्रेशोल्ड ही होगा जो कि आपको रिजल्ट दे रहा होगा। x1 अगर 0 है और y1 0 है तो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो आपको रिजल्ट दे रहा है। वो काइंड ऑफ बाइस होता है जो कि अफेक्ट कर रहा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फंक्शन को। अच्छा, तो इधर हमने जस्ट आपके समझने के लिए कि डिसीजन बाउंड्री इसकी कैसे हम डिराइव करते हैं, इसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। हो सकता है क्विज में या एग्जाम में आ भी जाए इस तरह क्वेश्चन, बट ये जो डिसीजन बाउंड्री है, जो डिसीजन बाउंड्री है, इस डिसीजन बाउंड्री अगर ये लाइन ना हो जो मैंने ड्रॉ की है, तो आप देखिए इस तरह का फंक्शन है, इसके लिए आप डिसीजन बाउंड्री कैसे ढूंढेंगे, आप कैसे ढूंढेंगे, assumption बेस कैसे करेंगे assumption। ये तो लाइन मैंने ड्रॉ किया था तो आप लोगों ने कह दी थी तो सर्कल है। अब इस तरह कोई सिमिलरली अगर हम उसका लाइन हटा लें, किसी एक क्वाड्रेंट से अगर आप क्रॉस जो है वो हटा दें तब तो मुश्किल हो जाएगा। फंडामेंटल लाइंस पे कमियां जीन की। ओके, एनीहाउ, तो इसलिए हम जो हाइपोथेसिस ले रहे हैं f of x का वो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की ले रहे हैं, और जो वेट्स है वो हमने सपोज कर लिए खुद से बनाए हैं। तो अगर आप या तो आपको वेट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें आपको वेट्स या तो निकालने होंगे फॉर एग्जांपल, या जो है आपको गिवन होंगे, तो इसलिए आप लोगों ने वेट्स को देखे और एग्जाम को ज़हन से निकाले, फिलहाल इसको समझे। ग्रेडियंट डिसेंट मेथड से आप लोगों ने निकाले हैं। ओके, फिर पेपर के बाद में, पहले इसको समझते हैं। तो आपने वेट फॉर एग्जांपल एक वेक्टर सपोज कर लिया कि ये इसके वेट्स है, W0 -1 है 0, W1 और W2 की वैल्यू 0 0 है, W3 W4 की वैल्यू 1 1 है। तो जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि हमने हाइपोथेसिस बनाया है इस इक्वेशन को, अच्छा, तो जब हम इसमें W0 W1 की वैल्यू पुट करेंगे, -1 0 0 हो गया, 1x² + 1x², तो जब 1
राइट साइड पे चले गए तो आपके पास इक्वेशन आ गई x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब आप इस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं तो आपको रेडियस इक्वल टू 1 पे एक सर्कल मिल जाता है, जो कि वो सर्कल आपके जीरोज और क्रॉसेस को उसने डिफरेंशिएट किया। तो इस तरह अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनता जाए तो nth ऑर्डर पे आप जो है उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो और डिसीजन बाउंड्री आप जो है उसकी फाइंड कर सकते हो। जो डिसीजन दिया था कि ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो दोनों केस में फिर y इक्वल्स टू 1 होगा। किस केस में दोबारा? जैसे 1 और ऊपर 3 था। नो, एक्चुअली वो y का वेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। y का जो y इज इक्वल टू 1 है वो f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 जब आपने कर दिया तो y इज इक्वल टू 1 उधर से ही आपने अगर आप देखें h of x is greater than 0.5 which means f of x is greater than equal to 0, तो उस पर हमें y is equal to 1 दे रहा है। तो f of x हमें y is equal to 1 वैल्यू चाहिए। जब हमें y is equal to 1 वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें इक्वेशन f of x is greater than equal to 0 चाहिए, और उसी इक्वेशन पे हम जो है वो डिसीजन बाउंड्री हमने ढूंढ ली f of x is greater than equal to 0, जो ग्रीन नजर आ रहा है।